नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। कार्यक्रम खास मुलाकात लेकर आप सबके बीच एक बार फिर से हाजिर हूं। आज हमारे कार्यक्रम में मनोज चंदौला जी हमारे साथ खास मेहमान हैं। मनोज चंदौला जी एक जाना पहचाना नाम है क्योंकि वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, वरिष्ठ संस्कृति कर्मी हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा। फिल्म निर्माता निर्देशक हैं और बहुत सारे कला के क्षेत्र में अपने पहाड़ की आवाज़ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है और उस भूमिका को आगे निभा भी रहे हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत स्वागत है नमस्कार चैनल पर। और सर बहुत आज धन्यवाद बुलाने के लिए। आज सबसे खास बात यह है क्योंकि बाला गोरिया जिसकी शूटिंग करके आप यहाँ पर आए हैं और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे इष्ट गोलजू देवता के पर ये कहानी आधारित है, उसके बारे में तो ज़्यादा आप बताएंगे। और शूटिंग करके आप यहाँ पहुँचे, आपने अपना वक्त दिया, उस पर हम आज डिटेल से बात करेंगे आपके साथ। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपने वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, रंग जो है नाटकों से, मंचन से अपनी शुरुआत हुई। सर किस तरीके से ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ती गई, और क्योंकि आपने बहुत तमाम नाटकों में अपना काम किया, उसके बाद फिल्मों का निर्देशन किया, बहुत सारी उस पर हम बातचीत करें, लेकिन मैं शुरुआत चाहता हूँ कि सर की शुरुआत जो है कहाँ से हुई। शुरुआत देखिए, हम लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं। मैं खुद बागेश्वर में एक कांडा एक तहसील है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बचपन के कुछ वर्ष, मैं पैदा तो हालांकि दिल्ली में ही हुआ, लेकिन कुछ वर्ष मैंने गांव में बिताए और एक स्कूल में मैं पढ़ता था, विजयपुर एक जगह है। तो वहाँ स्कूल के दिनों में, मैं 6ठी से 8वीं तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। तो वहाँ वो ज़माना था संगीत का, उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण एक सिंगर, बहुत जाने माने सिंगर गोपाल बाबू गोस्वामी का, उनका संगीत जिस तरह से गूंजता था, तो उनकी आवाज़ की, उनके लय के साथ में हम भी अपना सुर मिलाने की कोशिश करते थे। तो वहाँ से कहीं पहाड़ के संगीत को लेकर के या पहाड़ के गीतों को लेकर के एक, जिसे बोलते हैं कि एक अच्छा परिचय हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में आकर के अपने यहाँ दिल्ली के स्कूल के दिनों में भी, स्कूल में एक तरह से मुझे नाटक और मोनो एक्टिंग और ये पहाड़ी गानों को लेकर के, इवन 26 जनवरी के मंच तक मैं स्कूल के फंक्शंस को लेकर के गया, और जिसमें पहाड़ के संगीत को मैंने वहाँ दिखाया। जी। उसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे हम स्कूल में डेवलप होते हैं, एज प्रीफेक्ट हैं स्कूल के या कुछ और हैं, लेकिन साथ में आप एक्टिंग भी करते हैं, तो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। कॉलेज में पहुंच गए। तो कॉलेज में पहुंचते ही एक दफ़े दिल किया कि स्कूल के दिनों से ही मैं बाहर मंडी हाउस में, वहाँ कुछ बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम करने का मौका मिला। जब मैं बच्चा भी था, तो मतलब 9, 10th, 11th, 12th में भी पहाड़ के कुछ नाटकों में भी, पहाड़ की संस्थाओं से भी मैं जुड़ा। तो कुछ नाटक पहाड़ के लोगों के साथ भी किए। उसके बाद कॉलेज में आने के बाद NSD सबको दिखाई देता है, NSD की तरफ भी बढ़ा, एडमिशन भी हो गया, लेकिन किसी कारणवश छोड़ना पड़ा। अच्छा। और मैंने अपनी एक संस्था का निर्माण किया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए सेकंड ईयर में मैं था, अभिव्यक्ति कार्यशाला का। तो वहाँ से हमारा जो नाटकों का एक सफ़र था, वो एक अलग, जैसे नुक्कड़ नाटकों की दुनिया में हम सफदर भाई के साथ में और जननाट्य मंच, इन सब के साथ में अपने आप को भी जोड़ते चले गए। जी। और उसके साथ साथ पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सांस्कृतिक मंच बन गया, अभिव्यक्ति कार्यशाला। सारे विश्वविद्यालय में नाटकों की टीम को तैयार करना, उनको मंडी हाउस में स्टेज देना, ये तभी से हमने शुरू कर दिया था। और कई जगह जा कर के खुद डायरेक्ट करते थे, नहीं तो नए डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को अलग अलग कॉलेजेस से ला करके मंडी हाउस में एक एक हफ्ते का फेस्टिवल करना, ये सब शुरू कर दिया था। तो वहाँ से एक तरह से प्रोडक्शन और नाटकों को लिखने की और नाटकों को मंचित करने की, निर्देशित करने की, और फाइनली मैं कहूँगा प्रोड्यूस करने की, वो चीज़ें सीखी अपने आप ही बच्चों के साथ में रह करके। और धीरे धीरे नाटकों से अलविदा भी कहना पड़ा कुछ वक्त के लिए, क्योंकि मैं जॉब पर आ गया, सरकारी नौकरी में था। तो कुछ वर्षों के लिए एक अंतराल आया, कोई 8-10 साल का।
हालांकि उस वक्त तक हम बहुत आगे ले चुके थे अपने इस मंच को, अभिव्यक्ति कार्यशाला को। उसके बाद अचानक पहाड़ की तरफ रुख हुआ 2007 में। 2007 से मैंने पहाड़ी नाटकों में को प्रोड्यूस करना, लिखना और साथ में एक्ट करना भी शुरू कर दिया जी। क्योंकि पहाड़ के हिंदी के कुछ लोग मुझे पहाड़ की तरफ लेकर के आए कि नहीं, पहाड़ के नाटकों में आपको करना चाहिए। जी। तो यानी कि आपने कहा कि जो शुरुआत गोपाल बाबू गोस्वामी के उस संगीत के साथ हुई थी, जी, जी। वो 2007 में आपको वापस खींच ले आया, वापस खींच के और फिर आवाहन बिल्कुल आप लोगों ने लगातार 10 साल तक जो हाँ नहीं अब जो अभी भी लगातार जारी है। हाँ अब उसके बाद 2014 से फिर कंप्लीटली पहाड़ पर ही काम करना शुरू कर दिया। पहाड़ के थिएटर को लेकर के, पहाड़ के संगीत को लेकर के। अब अगर संगीत की बात भी करें तो संगीत में हम लोगों ने 2014 में ही एक विधा जिसे फोक फ्यूजन कहते हैं वो शुरू की, जिसमें हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उत्तराखंड के लगभग सभी लोग हमारे मंच पर आए भी। और वो विधा बहुत मैं कहूँगा कि आज की तारीख में वैसा ही संगीत चल रहा है अब, और लगभग उसी संगीत के साथ में सारे हमारे यंगस्टर्स आज विख्यात भी हैं। मतलब सभी, मैं कहूँगा कि इंडियन आइडल तक अगर बन सकता है उन्हीं फोक सिंगर्स में से निकला हुआ बच्चा। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ अभी हमारे साथ के जो सिंगर्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो फोक फ्यूज़न हमें, इवन मैं यहाँ देहरादून में भी हमने विरासत में उसको परफॉर्म करवाया, और वो मेरे ख्याल से पहला प्रोग्राम था प्रोफेशनल देहरादून में विरासत वालों के लिए भी, कि जिसमें फोक फ्यूज़न हुआ हो और सारे कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी गीत गाए गए हों, बिल्कुल प्रोफेशनल इवनिंग के तौर पे। तो इस तरह से जगह जगह जाकर के फ्यूज़न के कार्यक्रम भी होने लगे। ऐसे ही फिर आवाहन के तहत ही हम एक दिन नाटकों के लिए रखते हैं, जिसमें 2 नाटक होते हैं। तो वो भी होते आ रहे हैं, मतलब लगातार चल रहा है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण काम जो हुआ वो 2017-18 में उत्तराखंड के नाटकों के 100 वर्ष होने पर हमने एक शताब्दी महोत्सव उसमें किया। और उस शताब्दी महोत्सव में हम लोगों ने श्रीनगर में और द्वाराहाट में, बागेश्वर में और देहरादून में, दिल्ली में तो 2 बार 3-3 दिन के महोत्सव किए, नाट्य महोत्सव, जिसमें हमने सारे फोक नाटक को यहाँ पर लाने का प्रयास किया। चाहे वो गढ़वाल के किसी भी दूर दराज के क्षेत्रों से, गाँव से आई हुई टीम भी अगर रही हो, और यहाँ पिथौरागढ़ से हो या कहीं भी किसी भी कोने से, लगभग सभी लोगों को हमने, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाट्यकर्मी हैं, उनके साथ जोड़ के वर्कशॉप कराने का प्रयास भी किया, ताकि मेरे गांव के हर नाट्यकर्मी को ये फक्र हो, इसलिए जान करके खुशी भी हो कि हम लोग हिमानी के साथ में कर रहे हैं, या ललित तिवारी जी के साथ में कर रहे हैं, या हेमंत पांडे जी के साथ में कर रहे हैं, या ब्रजेंद्र काला के साथ में कर रहे हैं। तो एक ऐसी कोशिश की कि उन सबके सामने इनके नाटकों को भी ले जाने का हमने काम किया। हम दिल्ली में जाकर के यहाँ गांव के सभी अलग अलग जगह के, चाहे गोपेश्वर से हो, चाहे वहाँ पिथौरागढ़, धारचूला से हो, वहाँ की टीमों को भी हम दिल्ली ला करके उनके शोज कराए, और उन सबका आपस में मिलन हुआ, वर्कशॉप हुई, 3-3 दिन तक सेमिनार भी हुए। तो एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मुझे लगा कि हमने कोई 28 नाटक उस सीरीज़ में पूरा किए थे। अच्छा सर, और उसी लोक आख्यान की अगर बात करें तो जैसे हमने बात की थी कि बाला गोरिया जो गोलजू देवता के बाल्यावस्था पर जो है आधारित है, और ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपने 17-18 की बात की, लेकिन 2016 में राजुला जो आपका ही कॉन्सेप्ट था, उसको वो 2012 ऐसी फिल्म जिसको सभी पीवीआर पे दिखाया गया, इतना पसंद किया गया, उसके बारे में कैसे कॉन्सेप्ट? वो फिल्म में हम लोग, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अगर अपनी फोक टेल्स पर कुछ काम कर सकूं। हमारे यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं फोक की, लेकिन उन कहानियों को हम बना तो लें, किसको दिखाएं? अगर हम अपनी भाषा में बनाते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली या जौनसारी में बनाते हैं, तो हमारे पास दर्शकों को दिखा पाने के लिए हॉल नहीं है। आज की तारीख में तो तब भी कुछ है, लेकिन ये 2012, 13, 14 के आसपास की बात थी जब हमने फिल्म को लिखना शुरू किया। 2012
12 में ही हमने शूट कर लिया। 13 में हम उसको अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स में भेज रहे थे और फाइनली 13 में ही हमने फिर उसको रिलीज़ भी किया। लेकिन उसके पीछे था यही कि हम अपनी बोली भाषा को किसी भी रूप में और अपने क्षेत्र को, अपने लोकेशंस को देश दुनिया को दिखा पाए। तो और अपनी भाषा के कुछ चुनिंदा शब्दों को या थोड़े थोड़े क्योंकि उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो कोई 20% के आसपास हिंदी, कुमाऊनी और गढ़वाली है और बाकी उसमें हिंदी है। लेकिन पूरी फिल्म पहाड़ी लगती है। जो हमारा एक्सेंट है, जो हमारा बोलने का तरीका है, अगर हेमंत भाई को उसमें आप देखेंगे या किसी और कलाकार को देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये तो पहाड़ की ही तो बात हो रही है, पहाड़ी ही तो बोल रहा है, पहाड़ी बोल रहा है। तो वो सब चीज़ें उस फिल्म में थी। और वो फिल्म को भी बनाने का सिर्फ यही तरीका मुझे लगता था उस वक्त कि मेरे बच्चे किस तरह से पहाड़ की तरफ अपना रुख करें। और मुझे लगता था कि हमारी भाषा जो लुप्त होती जा रही है, अगर थोड़ा थोड़ा करके भी हम सिखाएंगे बच्चों को, तो अपनी अच्छी जगहों को दिखाएंगे, अपनी अच्छी लोकेशंस को दिखाएंगे, अपनी भाषा की मधुरता को दिखाएंगे, तो मुझे लगा कि शायद वो देखते हुए बच्चों में हमारे वापसी का एक दौर शुरू होगा। अच्छा, यहीं पर सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आज हम कह रहे हैं कि एक दौर ऐसा है कि अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा को कहने से शर्म महसूस होने लगी, इस तरीके की बात है। क्या आज दौर बदल गया है, लोग अपने उस मूल की तरफ वापस लौटना चाहते हैं? अच्छा लगता है लोगों को कि मेरा बच्चा भी अपनी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, रवाई इन भाषाओं में बात करे, अपनी इन बोलियों में बात करे? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे मतलब इस बार जो फिल्म बनाने के लिए मैं उतर रहा हूँ या उतरा, हाँ, तो मैंने भी यही संकल्प लिया ये देखते हुए, क्योंकि पिछले वर्षों में, मतलब अगर मैं 2013-14 के बाद से बात करूं, तो हमने बहुत अंतर पाया है। मतलब हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो गीत मैं कह रहा हूं कि जो उभर करके सामने आते चले गए, और आज विश्व भर में हमारे गीतों पर रील्स बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जी। वो हमारा फोक ही है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो उसी अट्रैक्शन में हमारे बच्चे भी, जो चाहे मुंबई में हैं या अमेरिका में भी हैं, तो मुझे लगता है कि जो बाहर हैं यहाँ से, वो बच्चे ज़्यादा आकृष्ट हो रहे हैं अपने गांव की तरफ, ज़्यादा मोड़ ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि हमारा फोक का कितना अछूता सा है बाहर, है ना। उसको यहाँ पर जब वो देखते हैं और अपनी लोकेशंस को जब वो देखते हैं, तो उनका वापस आने का दिल करता है। और यही काम है जो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और उसके बाद बात करेंगे जिस फिल्म को की शूट कर यहाँ पर चंदौला जी पहुँचे हैं, और उसके बाद उसके लेकर क्या कुछ आगे की रणनीति है और कैसे उन फिल्मों के माध्यम से हमारे लोग को जीवंत करने की कोशिश की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसले किल किल क्वार मारे जगदम्बाएगे, जय बोला जौन सारी जादू तेरी नटली पर्वतों का वास, हमारे रे सांसों में गौरा प्राणों से प्यारी या जन पूजा हरिद्वार, बद्री केदार, गंगा भागीरथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ मनोज चंदोला जी आज हैं और हम लगातार उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अपने लोग, अपनी संस्कृति को किस तरीके से जीवंत रखने की कोशिश की गई, और आज एक बहुत अच्छी जो बात निकल कर आई कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो अपने लोग को समझना चाहती है, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ रही है, जो कि बहुत सुखद है, ख़ासतौर पर हमारे लिए, हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए। लेकिन बात अब जिसकी कर रहे थे, बाला गौरिया, जो कि जिस फिल्म की जो है शूटिंग हो गई है और उस पर क्या कुछ अभी तक काम हुआ, किस कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है, उस बात को सर आगे बढ़ाते हैं। बाला गौरिया सर, जो फिल्म आप लोग लेकर आ रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि आप ये कुछ हटकर है, ये इस पे आप लोगों ने एक बहुत
लंबा सोचा है कि कैसे हम, और अपने उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, अपने लोग, अपनी यहाँ की संस्कृति परंपराओं से जुड़ा हुआ है। जी, एक्चुअली फिल्म तो हम पहले कुछ और करने जा रहे थे। डेफिनेटली गोलजू पर बेस थी, कुछ बेस था उसमें कि मतलब कुछ परसेंट जिस तरह से हम राजूला में लेकर के आए थे कि कुछ प्रतिशत गोलजू होंगे, से पूरी फिल्म में 5-6 सीन गोलजू के होंगे और वो फिल्म की स्पीड के साथ बढ़ते रहेंगे, मॉडर्न एरा और ये वाला, और हम पीरियड दोनों हम मिक्स कर रहे थे। लेकिन बाद में पता नहीं कुछ इस तरह का खेल मुझे लगता है कि गोलजू ने खेला या क्या हुआ कि उन्होंने हमें एक सद्बुद्धि दी, मैं कहूँगा कि क्यों ना सीधे गोलजू पर फिल्म बनाई जाए। गोलजू पर फिल्म बनाना बहुत आसान काम नहीं है, और गोलजू पर मैं ऐसी फिल्म भी नहीं बना सकता कि जिसको मैं मॉडर्न टाइम से जोड़ सकूं। अगर गोलजू के हमारे लोक में जाना है तो हमें उसी लोक में जाना पड़ेगा जो 12वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में चल रहा था। तो उसमें 2 प्रश्न सबसे बड़े थे मेरे सामने कि पहला ये कि एक बच्चा जो जिसे मैं कहूँ कि एक ऐसे परिवार में पलता है जो बहुत अच्छा वेल टू डू नहीं है, मछुआरा परिवार कह लीजिए या इस तरह से, और वो बच्चा न्यायकारी देवता बनता है। तो पहली बात ये कि बच्चों के लिए कितनी प्रेरणा वाली बात हो सकती है कि ऐसे पला हुआ बच्चा न्यायकारी देवता बन सकता है जिसे हम आज पूछते हैं। तो वो बात मुझे लगी कि ये एक इतनी बड़ी बात है, और उसके साथ में जुड़े हैं फिर हमारे सारे देवता, क्योंकि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अकेले इतनी महानता हासिल नहीं कर सकता जब तक कि उसको अगल बगल के लोगों का सपोर्ट ना हो। तो वो सपोर्ट कैसे मिला, क्यों मिला, कैसे ये बच्चा इतना महान बन सकता है, ये कहानी वो है। तो ये बच्चा इतनी आसानी से नहीं बन पाएगा, एक ही दिन में एक फिल्म में नहीं बन सकता। तो इनके लिए क्यों ना एक ऐसी सीरीज शुरू की जाए कि जिसके लिए हमारा उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अगर हमारी सचमुच देवताओं की भूमि है तो हम उन देवताओं का जो मार्वल है वो पूरे विश्व तक क्यों नहीं ले जा सकते। ये ज़्यादा जरूरी हो गया। मतलब धीरे धीरे सोचते सोचते ये लगने लगा कि ये फिल्म अकेली एक फिल्म नहीं हो सकती। एक फिल्म में मैं गोलजू को गोलजू बनता हुआ नहीं दिखा सकता, बिकॉज दिस विल बी ए मेकिंग ऑफ गोलजू, कि गोलजू कैसे बन गए। तो अब उस बात को समझने के लिए हमें पूरी कहानियाँ देखनी पड़ेंगी। हम लोग के सभी ज्ञाताओं के पास भी गए कि किस तरह से रहा होगा, सारे लोगों के लेख भी पढ़े। फिर अंत एक नावल जो 2015 में कभी मैं उसके विमोचन में भी शामिल रहा था, कस्तूरबा चंदोला जी का एक नावल है सन्यासी योद्धा, उसको पढ़िएगा कभी, अभी अंग्रेजी में भी आ चुका है। और उस नावल ने और अलग ही दिशा हमें देनी शुरू की कि वो कौन कौन से देवता और हो सकते हैं, या उससे पहले की कहानी क्या रही होगी। तो अगर हम इन सभी कहानियों को संजोते हैं तो मुझे लगता है कि 100 फिल्में बनती हैं। अब उनको समेट के हम कम से कम कितनी फिल्मों में उनके थोड़े थोड़े अंश करके दिखा सकें, ये प्रयास हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी कितना काम हुआ सर? कब से आप लोगों ने शुरुआत की इसकी? ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं सब लोगों को लगेगा कि बहुत जल्द जो है हमारे सामने होना चाहिए इसका, हम जो शुरुआत आप करेंगे। ये बिल्कुल मैं अभी तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हम एक सफलतापूर्वक कोई 35 दिन के शूट के बाद वापस आए हैं अभी, और शूट बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वो हमें चाहिए भी ऐसा था कि कुछ ऐसे जगह पर वो शूट हो जहाँ पर हमें उस ज़माने के मकान दिखाई दे या उस तरह की खेती हो। लोकेशंस बहुत टफ रहा हमें लोकेशन ढूंढने में, और ऐसी लोकेशंस में काम करना भी बहुत टफ रहा। और क्योंकि लगभग मॉडर्न एमिनिटीज़ हर जगह जा चुकी हैं, लेकिन अगर हम एक बड़े क्रू के साथ में एक बड़ी फिल्म को बनाने के हिसाब से अगर जाते हैं तो वहाँ पर लोगों का रहने का, खाने का भी उस तरह का बंदोबस्त होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ कठिनाइयाँ जरूर हुई, लेकिन
गांव वालों का सपोर्ट और सभी लोगों का, मैं कहूँगा कि सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट थे, अगर जो लोग मुंबई से भी अगर कुछ लोग आए थे, आते ही हैं कैमरामैन, पूरी टीम आती है, आर्ट के पूरे लोग आते हैं, बहुत सारी पूरी टीम होती है, 30-40 आदमियों की टीम, तो इसी बात की थी। करेक्टर्स को हम अगर भूल भी जाएं तो 40-45 से ऊपर थे, फिर वहाँ पर लेबर और ये सब करके 80, 90, 100, 150 इतने लोग भी हो जाते थे। तो ऐसी लोकेशंस को ढूंढना, और बहुत सारी और भी लोकेशंस हैं जहाँ पर हमने काम किया। मैं अभी सारी लोकेशंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप लोग जब फिल्म के प्रोमो देखेंगे, वो देखेंगे तो आप भी चौंकेंगे क्या चीज़ इसमें हुई है। लेकिन 3 मेन, जो मैं कहूँगा कि 3 मेन बातें हैं जो इस फिल्म को लेकर के होनी चाहिए, कि हम इसको तकनीकी रूप से एक अलग एंगल में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लोक जो है कल्पनाओं से भरा हुआ है, बहुत अच्छी सुंदर कल्पनाएं हैं, और अगर किसी देवता की कल्पना अगर हम करते हैं तो वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब सोच में हम आते हैं कि यार क्या लोक रहा होगा वो। तो ऐसा लोक दिखा पाना टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग काम है, और हम अपने देवता को दिखाना भी चाहते हैं, तो इतनी ऊंचाइयों में दिखाना चाहते हैं कि दुनिया देख करके कहे कि ये उत्तराखंड के देवता है, ये उत्तराखंड की कहानी है, या ये उत्तराखंड का फोक है, या ये उत्तराखंड की भाषा है। ये सारी चीज़ें जब उसमें अच्छे तालमेल के साथ में आ पाएंगी, तो तभी मैं समझूंगा कि हम फिल्म को दे पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें जुड़नी बाकी हैं। हाँ, उद्देश्य का जहाँ तक सवाल है कि बच्चों के लिए ये खास तौर पे ये फिल्म होगी, कि बच्चों के लिए प्रेरणाप्रद ये फिल्म हो, और हमारे लोक को समझने और जानने का हम अपना मकसद हासिल कर सकें, और तीसरा अपनी भाषा को उस ऊंचाई तक ले जा पाएँ। हमारी जो बोलियाँ हैं, हमारी जो भाषा है, वो लगभग लुप्त होने के कगार पर आ रही है, लेकिन हमारी जो यंगिस्तान है हमारा आज, हम उनके भरोसे पर है। जिस तरह से अभी वापसी हो रही है अपनी भाषा के प्रति या अपने लोकेशंस के प्रति, वो और ज़्यादा डेवलप होगी, ये सोच करके इस फिल्म को ला रहे हैं। सर, मैं इसमें ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे हर एक फिल्म के भीतर हमने देखे हैं कि गीत होते हैं। अब ये क्योंकि गोलजू जो कि न्याय के देवता हैं, इसमें अगर आप बताना चाहें कि उसको लेकर क्या क्या, जैसे हमारे जागर हैं किसी देवता के अवतरित होने के लिए, तो क्या इस फिल्म में ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, और इसे किस तरीके से आप लोगों ने दर्शाने की कोशिश की है? नहीं, इसमें जागर हम नहीं दिखा पाएंगे। इसमें जागर शैली जरूर आएगी, जागर शैली बैकग्राउंड म्यूजिक में आ जाएगी, लेकिन जागर नहीं दिखा पाएंगे। गोलजू के आज के मंदिर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि गोलजू तो गोलजू बने ही नहीं है अभी। ये एक समस्या है कि जब गोलजू बने ही नहीं, तो हम उनके मंदिर कैसे दिखाएं, हम उनका जागर कैसे दिखा दें? अभी तो हम उनका बचपन दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो इंतजार करेंगे जब गोलजू बन जाएंगे, उनका प्रारूप बिल्कुल रूप उनका सामने आ जाएगा, तो तब जागर वाली फिल्म भी आपके सामने आएगी, जिसमें गोलजू का जागर भी लगेगा, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही आएगी। ये मैं कह सकता हूँ। वो फिल्म हिंदी में होगी, लेकिन जागर इसमें होगा। वो फिल्म होगी या वेब सीरीज होगी, ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जल्दी ही ये भी आपके बीच में आने वाला है। ये मैं आपको कह बिल्कुल। सकता हूँ। अच्छा सर, मैं इसमें ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे आप लोग जिस शुरुआत को कर रहे हैं और जिस कॉन्सेप्ट के तहत आप कर रहे हैं, जो आपने सोच रखी है, ये बहुत बेहतरीन सोच है। हमारे लोग को, उत्तराखंड की जो लोक परंपराएं हैं, उनको वैश्विक मंच तक ले जाना। इससे पहले आपने ये काम किए हैं नाटकों के जरिए, लेकिन इस वक्त आपने जिस तरीके से जिस फिल्म के माध्यम से आप लोगों ने एक बहुत बड़ी सोच रखी है आगे की, कि कई पार्ट जो है फिल्म आएगी, और उस तरीके से हम धीरे धीरे सबके बीच अपने इस लोक को लेकर जाएंगे। मौजूदा वक्त में सर बात करें, जो बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ उनकी क्या स्थिति है, उन फिल्मों को, क्योंकि अच्छे कलाकार हमारे पास हैं, लेकिन दर्शक जो हैं, दर्शकों को किस तरीके से प्यार मिल रहा है, या फिर एक प्लेटफॉर्म हमारे पास कितने हैं कि हम कोई बेहतर फिल्म बना रहे हैं तो वहाँ तक हम दर्शक को लेकर आ पा रहे हैं? ये थोड़ा सा सोचनी है ये विषय, क्योंकि जब हम 2013 में इस फिल्म को लेके आए थे, उस वक्त हॉल नहीं थे। हम ये डिमांड रखे जा रहे थे कि हॉल होने चाहिए, हमारी फिल्म नीति होनी चाहिए। इस पर हमने बहुत चर्चा भी की। उसके बाद बनाने में भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका रही, लेकिन हम दर्शकों को नहीं जुटा पाए। दर्शकों को क्यों नहीं जुटा पाए? कि क्या मतलब, ये दोनों बातें एक दूसरे के लिए पूरक भी हो सकती हैं। क्या हम प्रोडक्ट कैसा दे रहे हैं,
अगर हम प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं तो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, या लोग नहीं आ रहे हैं इसलिए हम अपना प्रोडक्ट अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं, और प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर बुरी फिल्म नहीं बनाता है। बिल्कुल ये आप मान के चलिए। जी। हर व्यक्ति अपनी बहुत अच्छी सोच के साथ, एक नेक सोच के साथ कि मेरी फिल्म चलेगी, मेरा विषय बहुत अच्छा है, वो सब लेकर के चलता है और वो फिल्म बनाता है। जी। और उसके फिल्म बनाने के बाद भी लोग नहीं जाते हैं तो दुख होता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि हमें एक ऑडियंस का अपना एक बहुत बड़ा दायरा बनाना पड़ेगा। और मैं अपनी इस फिल्म के साथ में ये भी शुरू करने जा रहा हूँ कि पूरे देश भर में जहाँ भी उत्तराखंड के लोग हैं जी। उनके बीच में अपनी फिल्मों को ले जाया जाए, और हर जगह से जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैं सबके टच में हूँ और सबके टच में जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। जहाँ पर भी मेले ठेले हो रहे हैं मैं वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के फ़ोन नंबर लेकर के आ रहा हूँ, ताकि जब भी हमारी फिल्म आए या किसी की भी फिल्म आए उसके लिए वो ऑडियंस जुटाए जा सके, और हमारे जो फिल्मकार हैं उन लोगों को इस तरह की तकलीफ ना हो। बाद में फिल्म तो बना दी, दिखानी है, 2-4 हॉल ही हैं हमारे पास, उनमें दिखा दिया, और जब हम दिल्ली में आते हैं या जब हम मुंबई में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें लोगों को खरीद के टिकट देनी पड़ती है। वो बहुत बुरा लगता है, उस वक्त बहुत बुरा लगता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। और मैंने तो इस बार इनफैक्ट मैं सारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हमारे हैं, मैंने कोशिश की हर उन लोगों से मिलने की, कि मैंने कहा तुम आप लोग टिकट खरीद करके देते हो फिल्म को चलाने के लिए, आप लोग फिल्म में पैसा लगा दो, ताकि हम एक बार ये भी आजमा के देख लेंगे फिल्म हम इतनी टेक्निकली क्वालिफाइड लाएं कि जिसको हमारे लोग, हमारी ही जनता दूसरी जनता को बोले, जो पहाड़ी नहीं है उनको बोले आओ हमारी फिल्म देखो, हमारी ऐसी फिल्म आई है। ऐसी फिल्म है। तो तब हमारी फिल्में शायद चलेंगी, या फिर हमारी फिल्में ऐसी हों कि हम किसी अवार्ड के स्तर पर कहीं उनको लेके जाएं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेके जाएं। जिस दिन हमारी फिल्म को अवार्ड मिलेगा उस दिन शायद लोग हमारे पास जुड़े। मतलब अलग अलग तरीकों से हमें लोगों के समूहों के बीच में जाना पड़ेगा। हमें फिल्म बनाने से पहले आपस में हर एक प्रोड्यूसर को एक दूसरे को सपोर्ट करने की बातें भी करनी चाहिए। मैंने हालांकि ये बात रखी, मैं बहुतों से मिला भी, बिल्कुल, और काफ़ी लोग हमें भी मिलते हैं बनाने से पहले, सब चीज़ होता है, हम आपस में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन एक संगठन सा बनना चाहिए जिससे लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर सकें, और ऑडियंस हमारे पास शेयरिंग पूरी होनी चाहिए कि हम शेयर कर सकें ऑडियंस, शेयर कर सकें। तो उससे क्या होगा कि तभी हमारी फिल्में चलेंगी भी। और आपने कहा कि बाला गौरिया में आप यही कोशिश कर रहे हैं कि जो नई तकनीक है उस तकनीक का इस्तेमाल, और बहुत कुछ वो कोशिश है, और सारे चीज़ों को ध्यान में रखा है कि किस तरह से फिल्म को एक बड़े मंच की तरफ ले जाया जा सके। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और उसी में काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमें कितनी सफलता मिलती है ना? ठीक है सर, ये प्रयास जारी है। आपका प्रयास बहुत बेहतरीन है, कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, और इससे पहले तो आपने इन तमाम चीज़ों के प्रमाण राजुला या फिर अपने नाटकों के रंगमंच के माध्यम से हम सबके बीच रखें, तो ये भी बहुत बेहतर सफल होने वाला है हम सबके बीच। और मुझे लगता है कि सबको एक बहुत बेहतरीन चीज़ जो है मिलने वाली है अपने लोग से जुड़ी भी। आपको बहुत शुक्रिया सर, आप आए अपना वक्त निकाल कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो खास मुलाकात में अभी के लिए इतना ही, फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।